बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पीसीबी ने आईसीसी के खिलाफ एहसाब की जंग जीत ली। पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ पर आईसीसी ने घुटने टेक दिए हैं। खेल से खिलवाड़ करने वाले जय शाह और एंडी पायक्राफ्ट ने मोहसिन नकवी के सामने सरेंडर कर दिया। हाथ ना मिलाने का कहने वाले मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा, मैनेजर नवीद अकरम चीमा और हेड कोच माइक हैसन से ड्रेसिंग रूम में जाकर माफी मांगी। इस मौके पर आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान भी मौजूद थे। एंडी पायक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार दिया। आईसीसी पाक भारत मैच में होने वाली बेज़ाब्तियों और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर इंक्वायरी करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नजम सेठी और रमीज राजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खेल को खेल ही रहने दें, क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते, खेलों को सियासत से बालातर होना चाहिए। रमीज राजा ने कहा कि क्रिकेट क्रिकेट रहनी चाहिए, ये सियासी प्लेटफॉर्म बन गया तो इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। इन्होंने इंकशाफ किया कि एंडी पायक्राफ्ट भारतीयों के फेवरेट है, वो 90 बार भारत के मैच में रेफरी रहे हैं। नजम सेठी बोले कि पीसीबी का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। आखिर क्रिकेट की जीत हुई, हमारे मौक़िफ़ को सराहा जाएगा। पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। एक स्पोर्ट्स है और उसको स्पोर्ट्स रहने दें। क्रिकेट है वो इस सारी चीज़ से बालातर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन सब की सपोर्ट हासिल थी और हम मुसलसल इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे बिकॉज आखिरी टाइम पे क्या फ़ैसला होता है हमें खुद भी नहीं अंदाज़ा था। शुक्र है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। मुझे अपनी टीम से भी बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो अब आगे परफॉर्म करके दिखाएगी। उसके साथ साथ कौम को मैं फिर कहूँगा इस टूर्नामेंट के एंड तक उनको सपोर्ट करें। क्रिकेट क्रिकेट रहनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि एंडी पायक्राफ्ट एक परमानेंट फिक्सचर है वहाँ पे। वो 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मुझे चीज़ लगती है और ये चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। मेरा ख्याल है हमारा पीसीबी का तो मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने अपॉलॉजी मांगी और उन्होंने अपॉलॉजी दे दी। क्रिकेट इज़ द विनर। लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे और आप देख ही रहे हैं कि इंडिया के स्टैंड के ऊपर दुनिया का क्या रिएक्शन आया। एशिया कप में मैच रेफरी के तनाज़े पर पूरा दिन ड्रामाई सूरत हाल रही। शाम के वक्त पाकिस्तानी टीम का सामान बस में रख दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होटल की लॉबी में फैसले का इंतजार करते रहे। डेडलॉक तवील हुआ तो चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे के करीब प्लेयर्स को कमरों में जाने की हिदायत की गई। इस दौरान मोहसिन नकवी ने पीसीबी हेडक्वार्टर्स में साबिक चेयरमैन रमीज राजा और नजम सेठी के साथ तवील मुशावरत की, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम 7:29 पर स्टेडियम पहुंची। लेकिन मैच होगा या नहीं, ये तलवार बदस्तूर लटकती रही। आखिरकार एंडी पायक्राफ्ट की माफी पर 8 बजे टॉस के साथ ही तनाज़े का ड्रॉप सीन हो गया। पाकिस्तानी टीम 7:29 पर स्टेडियम पहुंची। अब इस पर बात कर लेते हैं। तजियाकार हैं और साथ साथ साबिक चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद इलियास साहब। मोहम्मद इलियास साहब, आखिरकार खेल की फतह है, एहसाब शिकन जंग तो थी, ये पाकिस्तान ने जीती है, लेकिन मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट की माफी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में मुझे सबसे जो बड़ी खुशी हुई है, पाकिस्तान ने stood on their ground, इन्होंने वॉकआउट नहीं किया। जब आप वॉकआउट कर जाते हैं तो यू फील यू आर डिफीटेड, समझे नहीं। मैं तो ये कहूँगा। दूसरी बात ये है कि इंडिया ने एक हिस्ट्री बना दी है दुनिया भर में, एंड इंडिया इज द बिग लूजर। ये सारी दुनिया को पता है। आप निकाल के देखें कमेंट्स जो हो रहे हैं, ये प्ले दे रहे हैं फॉरेन प्लेयर, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। बात सिंपल सी ये है कि माफी मांगी है, इसमें ओपनली माफी मांगी है। इंडिया ने गुनाहगारी की है, वो समझता है कि इनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, इनके बगैर स्पोर्ट्स नहीं चल सकती, कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन जो आज पाकिस्तान बोर्ड ने किया है और अपनी ग्राउंड पे खड़ा रहा है और इनको ओपन स्पेस नहीं दी, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप देखें इस वक्त जो इंडिया में आईसीसी में हो रहा है, they are all Indian, most of them. There's very few किसी और मुल्क के लोग हैं, तो इससे यही होता है ना। लेकिन बात ये है कि अब क्या किया जाए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि नकवी साहब को कि प्लीज खड़े हो जाएं एंड गो एंड फाइट इट आउट योर केस इन द मिडल। और मैं पता नहीं, I'm legally I'm right or not, they should sue the India
टेकिंग ऑल दिस फ्रस्ट्रेशन किया पाकिस्तान को नीचा दिखाने की है, पाकिस्तान के जज्बात से खेला है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो ये मेरी नजरों में ये इंडियन जो सामने टेस्ट पेपर है उस टेस्ट में जो मुसलमान है वो तो देखते हुए इंडिया क्या अच्छा वो भी मजबूर है। मोहम्मद इलियास साहब ये बताया ना, एंडी पाइक्राफ्ट ने तो माफी मांग ली, लेकिन असल काम तो भारतीय कप्तान और टीम ने किया ना, जो मिसकंडक्ट किया है। क्या इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए सर? तो वही तो मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने मुंह से बात छीन ली है। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे खड़ा हो चाहिए और एक्शन लेना चाहिए ICC के सामने खड़ा होकर के। तो ये बात एंडी ने अपनी टेस्ट तो नहीं की, ये तो उनके कप्तान ने बात की थी। तो और कप्तान को किसने बोला था इंडिया के जाके ये बोल दो एंडी को कि जी ये नहीं होगा। लेकिन ये बात तो मैं कर रहा था, हाउ डेयर तो सो एंड सो ऐसी बातें कर, इस तरह से बात कर। और दूसरी बात ये है कि एंडी का कोई काम नहीं था जाके कप्तान से बात करता। जब भी अंपायर ने बात करनी होती है, इस किस्म की कोई एक्शन लेना था किसी किस्म का, वो कप्तान और मैनेजर के सामने बैठ के बात करता है। ये अकेला जाके इसने कप्तान से बात की, इसमें भी और एक्शन होगा। मैं देखें इसने अभी इसने पाकिस्तान आना था, यहाँ पे साउथ अफ्रीका शायद आ रही है, उसके खिलाफ इसने अंपायरी करनी थी, इसको तो निकाल दिया PCB ने, ये नहीं आएगा आप यहाँ। देखिए ये इस किस्म की जो ये हरकतें करते हैं, ये हरकतें इसलिए करते हैं, देखें ये तो एक तो ICC भी करते हैं कि प्रोसेस जाते हैं, फिर जो इंडिया में लीग होती हैं जो इंडियन लीग, ये उधर जाके भी अंपायरी भी करते हैं, उधर भी पैसे बनाते हैं, तो इनकी सिंपथी तो इंडिया के साथ होगी। ठीक, अच्छे खासे डॉलर लगते हैं, मिलते हैं लोगों को। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जेंटलमैन गेम थी जब आप ग्राउंड से बाहर आते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर इट वॉज ए वॉर, इट्स ऑलवेज बीन सिंस आई नो ऑफ। तो उसका तो इंडिया ने खाना खराब कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू मोहम्मद इलियास साहब, हमसे बात करें। जेंटलमैन गेम थी और इस जेंटलमैन गेम में पाकिस्तान हर लिहाज से फतह मिली है, लेकिन असल चीज़ ये थी कि जब मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ साबिक 2 चेयरमैन भी मौजूद थे, नजम सेठी साहब की शक्ल में, रमीज़ राजा साहब की शक्ल में, यानी बाकायदा कंसेंसस के साथ ये फैसला किया है, एंड दिस इज़ वेरी मच गुड जेस्चर। लेकिन असल इम्तिहान अगला भारत के साथ मैच है। अब देखना ये है हम कितनी तैयारी और कितने जज्बे के साथ ग्राउंड के अंदर दाखिल होते हैं। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। कतर पर इसराइल के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तान मरकज़ निगाह बन गया है। इस्लामी ममालिक हो या मगरबी दुनिया, हर कोई पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। दोहा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के 2 दिन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रियाज के गैर मामूली दौरे ने इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब पहुंचने पर वज़ीर आज़म के लिए गैर मामूली प्रोटोकॉल भी मानी खेज है। कसरे यमामा पहुंचने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर सऊदी नेशनल गार्ड्स ने सलामी भी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और इसराइली जाहिरियत के मुकाबले के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ को सऊदी एयर स्पेस में दाखिल होते ही अपनी हिफाजत में लिया। सऊदी फ़ज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे को हिसार में लेते हुए इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी लड़ाका तैयारों को सलामी पेश की और कॉकपिट में जाकर माइक के जरिए सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया भी अदा किया। रियाज के किंग खालिद एयरपोर्ट पर भी गैर मामूली मनाजिर देखे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रियाज के नायब गवर्नर मोहम्मद अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वेलकम किया। वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। मुबस्सिरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए गैर मामूली प्रोटोकॉल इस्लामी दुनिया, आलमी बरादरी और इसराइल के लिए वाज़ेह पैगाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सऊदी हुकूमत की तरफ से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मज़ाहरा आलम इस्लाम में यह मकाम अल्लाह की मेहरबानी, शहबाज शरीफ की सफारती महारत और हमारी अफवाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। तजियाकारों का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता के हवाले से पाकिस्तान का किरदार काबिल सत्ताइश रहा है। ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी इसकी तारीफ की है। पाकिस्तान ने सफारतकारी से मसले को हल करने की कोशिश करके होशमंदी और हिकमत का सबूत दिया। कतर के मामले पर भी सबकी नज़रें पाकिस्तान पर ही हैं। इसराइली जाहिरियत के मुकाबले के लिए अरब इस्लामी सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म ने मुश्तरका टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी थी।
जबकि खलीज ताउन कौंसिल की जानिब से दिफाई मैकेनिज्म तैयार करने का कहा गया। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहा था कि कतर में इसराइली हमला अमरीका की मर्जी से हुआ। मुस्लिम दुनिया को समझना चाहिए कि अपने दोस्त नुमा दुश्मन में तफरीक कर लें। मुस्लिम ममालिक को नेटो के तर्ज पर इत्तेहाद बनाना चाहिए। मुझे मुस्लिम ममालिक के इजलास में मायूसी नहीं हुई। बड़ा वाक़या है, कुछ वक्त लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कतर पहुंचे, जहां उन्होंने अमीर कतर को मुस्तक़बिल में दिफा के हवाले से यकीन दहानियां कराई हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि मार्को रूबियो का दौरा इस्लामी ममालिक की जानिब से नेटो की तर्ज पर मुश्तरका फोर्स बनाने से रोकने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तकिल मंदूब मसूद अहमद खान का कहना है कि खलीजी ममालिक ने 80 की दहाई में कोशिशें की थी कि हमारे पास कोई दिफाई क़ुव्वत होनी चाहिए। इस मरतबा फिर उन्होंने फैसला किया है कि हमारा कोई मुश्तरका दिफाई निज़ाम होना चाहिए, लेकिन ये अमरीका के इस कदर ताबे हैं कि ऐसा कर नहीं पाएंगे। ये फैसला करना उनके लिए मुश्किल होगा। मसूद अहमद खान कहते हैं कि अब देखना यह है कि आया ग्रेटर इसराइल के लिए आया खलीजी ममालिक को मुकम्मल तबाह किया जाएगा या फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई नया निज़ाम लाया जाएगा। कतर पर इसराइल के हमले के बाद ऐसा तासुर सामने आ रहा है कि कुछ लोग नादानिस्ता और कुछ लोग शऊरी तौर पर मसला फ़लस्तीन को दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमेरिका को भी इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। 25 सितंबर को वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। तजियाकारों के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात 18 जून की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात का तसलसल होगी। मुलाकात पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। यह अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है साबिक सफारतकार जौहर सलीम साहब को। अच्छा जौहर सलीम साहब, कतर पर इसराइल के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। 2 दिन में वजीर आजम की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से दूसरी मुलाकात है, कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? जी देखिए, पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है हमेशा ही बहुत बरादराना और करीबी रहे हैं और बहुत ज्यादा शोबों में ताउन रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान। दिफाई शोबे में भी रहा है, इक्तिसादी शोबे में तो आप देखें एक तरफ पाकिस्तान उनसे अपने जो तेल की जो एनर्जी की जरूरियात है उसका एक बड़ा हिस्सा खरीदता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के देखें मिलियंस जो है हमारे एक्सपैट्रिएट्स वहां पे हैं और वहां पे जो हम देखें अरबों डॉलर की रेमिटेंसेस हर साल सऊदी अरब से आती हैं। फिर उसके अलावा भी बहुत सारे शोबों में और फिर जो इंटरनेशनल फोरा हैं, अक़वाम मुत्तहिदा अगर हो गया या दूसरे जितने भी इंटरनेशनल अदारे हैं जहाँ पे दोनों मुल्क रुकन हैं, वहां पे भी बहुत मिसाली ताउन हमेशा रहा है। तो इसलिए ये जो विजिट्स होती हैं पाकिस्तान की सऊदी, इसलिए आप देखते हैं कि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं। और इस सूरत हाल में जहाँ पे जब एक तो गजा की सारा वो जो है इस वक्त वहां पे जो सिचुएशन है जिसपे दोनों मुल्कों को बहुत कंसर्न है, और फिर ये जो अभी कतर में हुआ है वो बहुत अहम है बिकॉज ये पहली बार हुआ है कि इजराइल ने इस तरह किसी जीसीसी कंट्री पे इस तरह अटैक किया है, तो उससे बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो उस पर भी जाहिर है दोनों मुल्कों के दरमियान जो है पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है ओआईसी का, इस्लामी दुनिया का, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान कंसल्टेशंस जो है इस मौके पे इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव हम देख रहे हैं। अच्छा जौहर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे मुस्लिम ममालिक के इजलास से मायूसी नहीं है, बड़ा वाकया है, कुछ वक्त लगेगा, कुछ ना कुछ होगा। इसका क्या मतलब लें? क्या आप आने वाले दिनों में नेटो तर्ज का कोई इत्तेहाद बनते हुए देख रहे हैं और पाकिस्तान किस पोजीशन पर हो? देखिए इस वक्त तो मुझे इस तरह की सिचुएशन नहीं नजर आ रही। मेरा ख्याल है क्योंकि देखिए नेटो का एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। वो सारे जो मुल्क हैं वो यूरोप में एक दूसरे के साथ ही लोकेटेड है ना, उनके एक ही नेबरहुड में है। मुसलमान मुल्क तो दुनिया में हर तरफ फैले हुए हैं, तो इसलिए एक तो खैर ये बहुत जो है ना एक अहम चीज है, उसकी वजह से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मुसलमान मुल्कों के दरमियान उसका बनना मुश्किल है। दूसरी बात यह कि मुसलमान मुल्कों की जो पॉलिसीज हैं और उनका जो पर्सपेक्टिव है खारजा पॉलिसी पे, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क भी है। देखें इस कॉन्फ्रेंस में भी हमें वो नजर आया फर्क। एक तरफ वो मुल्क भी थे जिनके इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, बहुत करीबी इक़्तिसादी ताल्लुकात भी हैं कई मुल्कों के, और वो उन ताल्लुकात को मुनक़ता करने पे रज़ामंद नहीं थे। दूसरी तरफ वो मुल्क भी थे जो चाहते थे कि बहुत ही कोई जो है ना शदीद किस्म की रिटेलिएशन की जाए। तो फाइनली जब देखा आपने कि जो मुश्तरका एलामिया है वो भी पहले तो थोड़ा सख्त था, बाद में उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी और टोन डाउन की गई। तो इसलिए जब इतने ज्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हों तो उसमें इस किस्म का ताउन तो मुश्किल है। लेकिन फिर ये हुआ कि उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इस्लामिक मुल्कों की और अरब और इस्लामिक मुल्कों की कॉन्फ्रेंस थी, समिट थी, उसके फौरन बाद एक जीसीसी मुल्कों की समिट हुई जिसमें गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो मुल्क हैं, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, ओमान है,
यूएई है, तो उनकी जो आपस में हुई उसमें अलबत्ता ये तय पाया कि वो एक जो है ना उनका जो जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ जो है ना वो आगे उस तरफ चलेंगे सब मिलके। अब वो सारे मुल्क एक दूसरे के साथ ही हैं और फिर वो एक उस जीसीसी के अंदर, जाहिर है जीसीसी तो एक बिल्कुल यूरोपियन यूनियन किस्म का इदारा है, बल्कि कई मामलात में तो उससे भी ज्यादा उनके दरमियान हम आहंगी है, तो उसमें इस किस्म की जो है एक डिफेंस की कोऑपरेशन वो पॉसिबल है। लेकिन पाकिस्तान के साथ इन सारे मुल्कों के ताल्लुकात जो जीसीसी के मुल्क हैं बहुत अच्छे हैं और दिफाई शुबे में भी ताउन की जो है एक ट्रेडिशन है पाकिस्तान की और इन मुल्कों की। अच्छा जौहर सलीम साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ना 25 सितंबर को ट्रंप साहब से मुलाकात का भी इम्कान है। आपको लगता है इस मुलाकात के कुछ आउटकम्स आएंगे? क्या पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ सामने आ सकती है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को ग्रीटिंग्स तो दे रहे हैं ना बर्थडेज की। देखिए, एक तो खैर जब इस तरह की मुलाकात होती है जो है ना, ये मुलाकात अभी पूरी तरह से ये जो है ना तय नहीं, लेकिन अगर होती है तो उसमें बहुत अच्छा मौका होगा। जो ताल्लुकात हैं वो पूरे, हम जिसे कहते हैं अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, उसकी पूरी जो है ना होल गैमेट ऑफ रिलेशन जो है उसके मुख्तलिफ जो जाविये हैं ताल्लुकात के, उसमें इक्तिसादी जो जाविया है, उसमें दिफाई जाविया है, उसमें जो काउंटर टेररिज्म में ताउन है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में वो है, उसमें जो बैनुल-अक़वामी इदारों में ताउन है वो है, उसके जो है ना और भी बहुत सी जो है ना शोबाजात हैं। देखिए, पाकिस्तान की कम्युनिटी वहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा है, ट्रेड के मामलात हैं, तो उन सारों पे ज़ाहिर है फिर तफसीली तबादला ख्याल होता है और उसमें फिर ये कोशिश भी होती है कि ये भी देखा जाए कि ताउन को किस तरह बढ़ाया जाए। फिर जो इस तरह के सिक्योरिटी के मसाइल हैं उस पर भी बात होती है, उसमें हमारे खत्ते में जो इंडिया का किरदार है और उसमें जो है ना जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले एक बारी ऑफर की थी कि वो मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट पे, तो उसमें लेकिन इंडिया तो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ उसमें। तो इसलिए मुझे और अभी भी जो इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात हैं उनमें कई इरिटेंट्स, जिस तरह आप सबने देखा कितने ज्यादा उन्होंने टैरिफ्स इंपोज किए, इस तरह कुछ और मामलात में भी प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे नाराज हुए क्योंकि वो इंडिया के जो वज़ीर आज़म है और उनके बाकी जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे थे कि वो जो जंगबंदी हुई उसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, और प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने किसमें काफी अहम किरदार अदा किया तो बहुत नाराज भी थे इस पे। तो इस सिचुएशन में और खुसूसन गिवन के इंडिया बिल्कुल भी नहीं आमादा कोई मीडिएशन की तरफ या वो अमेरिका के रोल की तरफ या पाकिस्तान से डायलॉग की तरफ, तो इस किस्म का ब्रेक थ्रू तो मुझे मुश्किल नजर आता है पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के हवाले से। अलबत्ता जो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात हैं उसमें मजीद ताउन की जो रास्ते हैं उस पर जरूर बात होगी इसमें। बहुत शुक्रिया। साबिक सफारतकार जौहर सलीम साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। सैलाब से तारीखी तबाही के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में कमी आने लगी है, जिसके बाद सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली का अमल वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। लाखों अफराद जिनके घर, खेत और रोजगार इस कुदरती आफत की नजर हो चुके, अब हुकूमती तवज्जो और अमली इकदाम के मुंतजर हैं। हुकूमत पंजाब ने इब्तदाई रेस्क्यू इकदाम में मुतहरिक किरदार अदा किया, लेकिन मुतासरा खानदानों को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए पंजाब हुकूमत का असल चैलेंज अब शुरू हुआ है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 45 लाख से ज्यादा अफराद और 4500 से ज्यादा देहात इस आफत से मुतासर हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने वसाइल से मुतासिरीन सैलाब की बहाली का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली का इब्तदाई रोड मैप भी पेश कर दिया है। मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि सैलाब से जाँ बहक होने वालों के लवाकिन को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिनका पूरा कच्चा घर गिरा उन्हें 10 लाख, जिनका आधा घर या कुछ कमरों को नुकसान पहुंचा उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बड़े मवेशियों जैसे गाय, भैंस वगैरह के नुकसान के बदले में 5 लाख और छोटे जानवर जैसे बकरी वगैरह के नुकसान पर फीकस 50,000 रुपए हुकूमत अदा करेगी। अपने घरों को छोड़ के आना कोई आसान काम नहीं है, तो आज मैं वजीराबाद में भी ऐलान करके जा रही हूँ कि जिसका घर पूरी तरह गिर गया है, सैलाब में बह गया है, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। और जिसका घर पार्शली गिरा है, कमरा गिर गया है, 2 कमरे गिर गए, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। जिसका अगर मवेशी कोई गाय भैंस अगर पानी में बह गई है,
उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। भेड़ बकरी पानी में बह गई है तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा। और जिसकी फसलों का नुकसान हुआ है, किसान को भी 1 एकड़ के लिए 20,000 रुपया हम देंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ पैकेज का बाज़ाब्ता ऐलान भी करेंगी। ज़राए का कहना है कि सैलाब से नुकसानात का तखमीना अरबों नहीं कई अरब डॉलर है। ऐसे में मरियम नवाज की किसी किस्म की बैरूनी इमदाद लेने से इनकार से सवाल पैदा हो रहा है कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की बहाली कैसे करेगी। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ये कह चुके हैं कि सैलाब से होने वाली तबाहकारियों ने हमें 30 साल पीछे धकेल दिया है। इस सूरत हाल में बैरूनी इमदाद के बगैर सैलाब मुतासिरीन की बहाली का अमल कैसे मुकम्मल होगा। वफाकी और पंजाब हुकूमत सैलाब से नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद दी जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के बिजली के बिल माफ़ किए जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 100 दिनों में बहाली का जामे प्लान बनाने की हिदायत की है, जिस पर काम जारी है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत ने किसानों की मुआवनत के लिए पैकेज तैयार कर लिया है, जिसका ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि अगर मुनासिब इक़दामात ना किए और ज़रूरी एमरजेंसी का निफाज सही तरीके से ना हुआ तो बहरान का सामना होगा। जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका कोई हल निकाले, अदरवाइज आपके पास जो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं की तो यस क्राइसिस होगा। बहुत क्लियर बात है, ये फार्मर्स का भला नहीं, ये पूरे मुल्क का भला है। अब ज़राए से खबर सामने आ रही है कि हुकूमत सैलाब से मुतल्लिक बहाली के लिए एक नया मिनी बजट पेश कर सकती है, जिसमें कारों, सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर इजाफी टैक्स लगाने और जून में रेगुलेटरी ड्यूटियों में कमी के बराबर दरामदी सामान पर लेवी आयद करने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत बाज़ ऐसी अशिया को हदफ बनाने पर गौर कर रही है जो अमीर तबके के ज़ेरे इस्तेमाल है। इसी तरह 1100 से ज़ायद दरामदी सामान पर फेडरल लेवी के जरिए मजीद महसूलात जमा करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को एक मौसर और मरबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, जिसके तहत सैलाब मुतासिरीन के सर पर छत, रोज़गार के मौके और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अहम तरीन मामला है, दावे बहुत बड़े हैं, एग्जीक्यूशन भी करनी है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक साहब हमारे साथ हैं। ज़िशान साहब, सैलाब के बाद मुतासिरीन की बहाली हुकूमत पंजाब के लिए कोई शक नहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मरियम नवाज साहब ये कह चुकी हैं कि वो मुतासिरीन की बहाली के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। आप थोड़ा बताएं तो सही सर, बगैर किसी बैरूनी इमदाद के ये रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे मुकम्मल होगा? पंजाब हुकूमत का रोड मैप क्या है? ये कितनी देर में ये बहाली होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई बहुत शुक्रिया। देखिए सलमान भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो सैलाब इस साल पंजाब में ख़ास तौर पे आया है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का शायद सबसे बड़ा सैलाब जो है ना, इसको तमाम जो हमारे इशारिये भी ये बता रहे हैं और जो जिससे तकरीबन 5 मिलियन के करीब लोग जो है इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, तो ये अच्छा खासा एक नंबर है और बहुत सारे ज़िला हमारे इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि इस पूरे सैलाब के दौरान हुकूमत पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों को, लोगों को रेस्क्यू किया। इसके बाद लोगों को जो मैक्सिमम रिलीफ था वो टोटली फ़राहम किया और अभी भी फ़राहम किया जा रहा है। अभी भी हमारे जो लोग मौजूद हैं कैंप्स के अंदर, उनको खुराक भी प्रोवाइड की जा रही है, उनको अद्वियात भी दी जा रही हैं, उनके इलाज भी किए जा रहे हैं। और सबसे बढ़ के आपको ये चीज़ बताऊं कि जो फ्लड इफेक्टिव्स थे, उनका बड़ा कंसर्न था कि उनके जो जानवर हैं उनकी भी देखभाल की जाए। तो यकीन मानिए कि जानवरों को भी जो है ना, उनकी भी पूरी देखभाल की जा रही है, उनको चारा फराहम किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने किसी के आगे अभी तक हाथ नहीं फैलाया। हुकूमत पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह इससे कॉन्फिडेंट है क्योंकि हमें मालूम है कि हम इंशाअल्लाह ये काम कर लेंगे। और वज़ीर आला पंजाब ने पिछले 1.5 सालों में खजाने में इतने पैसे हैं सर। देखिए मेरी बात, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो है ना, उनकी हमेशा प्रायोरिटी रही है कि उन्होंने पंजाब के अवाम अगर किसी मुश्किल में है तो पहली प्रायोरिटी जो पंजाब के पास ख़जाना है वो उनकी अमानत है लोगों की, वो सबसे पहली प्रायोरिटी लोगों के ऊपर लगाती है। इससे पहले भी उन्होंने साबित किया है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे रिलीफ के दौरान भी सीएम पंजाब ने साबित किया है कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमने इसके ऊपर जो कर रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने इशारिये की बात की, हमने कहा
पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये सैलाब है, सबसे ज़्यादा तबाहीकारी हैं, 5 मिलियन अफराद मुतासर हुए हैं। अब वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल साहब वो कहते हैं हालिया सैलाब ने पाकिस्तान को 30 साल पीछे धकेल दिया है, तो नुकसानात तो जायज़ा लेना है ना सर। इसके सर्वे का क्या मैकेनिज्म है आपके पास? देखिए जी, इसमें सलमान भाई गुजारिश है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ लोगों के घर डैमेज हुए हैं हम वो भी सर्वे कर रहे हैं, साथ साथ जो डेथ्स हुई हैं वो भी सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। इवन जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो भी रिकॉर्ड हमारे पास है। जानवरों के हवाले से भी कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास साथ साथ मौजूद है। हमारी इंतज़ामिया पहले दिन से हर एक इलाके में जहाँ सैलाब आया है इंतज़ामिया मौजूद है, वहाँ CM की टीम वहाँ पे मौजूद है। CM के जो वज़रा हैं उनकी ड्यूटीज़ लगी हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर, वो वहीं पे 24/7 जो है ना वो वहीं पे अवेलेबल हैं उन इलाकों के अंदर। वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे हर चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ हम हर चीज़ का रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। कोई चीज़ हिडन नहीं है, आप खुद जाके देखें, आप मीडिया के कैमरे गए हैं जगहों के ऊपर। और मैं तो आपको चीज़ बताऊँ कि जहाँ पे किसी ने तनकीद करने की भी कोशिश की है तो वहाँ पे भी हुकूमत के मशीनरी वहाँ पे नज़र आई है। मैं ख़ुद एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि जी फ़लाँ चीज़ नहीं पहुँची, लेकिन ये सुथरा पंजाब के लोग ना वहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो सुथरा पंजाब वाले जो हैं वो हुकूमत पंजाब की मशीनरी है। बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब बात कर रहे थे। लेकिन हाँ, चैलेंजेस तो है ना, और दहशतगर्दी से बड़ा चैलेंज क्या होगा, और ये पाकिस्तान का मसला नंबर 1 बन चुका है। सिर्फ अदादो शुमार के मुताबिक बात करें तो पाकिस्तान बर्किना फासो के बाद दुनिया का शिद्दत पसंदी से मुतासरा दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अगर आगे बढ़ना है तो दहशतगर्दी की अफरीत से जान छुड़ाना होगी, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात भुलाकर एक साथ बैठना होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तानी सियासी जमातें फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई में तकसीम नजर आती हैं, लेकिन भारतीय प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर यकसू हैं। माहिरीन के मुताबिक वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर इख्तलाफ की वजह से दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में मुश्किलात का सामना है, जो दहशतगर्दी के हवाले से कौमी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही है। दिफाई तजियाकार अब्दुल सईद के मुताबिक बज़ाहिर पाकिस्तान में दाखिली सियासी तकसीम की वजह से मौसर फैसला साजी का फुकदान नजर आता है, जिसका फ़ायदा फितनतुल खवारिज उठा रहे हैं। तजियाकार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पिछले दौर में कलदम TTP के हवाले से पॉलिसी भी मौजूदा हालात की बड़ी वजह है, लेकिन वो इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि कलदम TTP के 40,000 जंगजुओं को सरहद पार से लाकर पाकिस्तान में आबाद करने के हवाले से PTI क़यादत के बयानात मौजूद हैं। PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करती रही है। अब एक बार फिर तसलसल से इनसे मुज़ाकरात की बात की जा रही है। तजियाकारों के ख्याल में यह अमल सांप को दूध पिलाने के मुतरादिफ है। फितनतुल खवारिज की फितरत दहशतगर्दी है, वो इससे बाज नहीं आ सकते। सवाल यह है कि अगर चीन की मुसलसल कोशिशों के बावजूद अफगान हुकूमत फितनतुल खवारिज की सरपरस्ती से बाज नहीं आ रही तो PTI या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या तीर मार लेंगे। सवाल यह भी है कि बातचीत हो भी जाती है तो इस बात की क्या जमानत होगी कि अफगान तालिबान अपने वादे पर कायम रहेंगे। अभी तो हालात ये हैं कि अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे नहीं कर रहे। ऐसे में एक अहद शिकन रजीम पर एतबार कैसे किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के एक बार फिर इक़्तिदार में आने के बाद से पाकिस्तान में कलदम TTP की कार्रवाइयों और असर रसूख में बेपनाह इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 8,000 से ज़ायद फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द मौजूद हैं, जो आम आबादी में पनाह लेकर फोर्सेस पर हमला करते हैं। सरकारी हुक्काम का कहना है कि फितनतुल खवारिज गैर मारूफ रास्तों के जरिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं। 8,000 से ज़ायद दहशतगर्द पिशावर, टांग, DI खान, बन्नू, लकी मरवत, सवात, शांगला और जम अजला में है, जबकि बाजोड़ और खैबर में 800 से ज्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं। 2025 का हर गुजरते महीने में दहशतगर्द हमलों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक अगस्त 2025 मुल्क में दहशतगर्द हमलों के हवाले से पिछले 11 साल का बदतरीन महीना साबित हुआ। अगस्त में 143 दहशतगर्द हमलों के साथ फरवरी 2014 के बाद सबसे ज्यादा मुहल्लक महीना साबित हुआ। मुल्क भर में दहशतगर्द हमलों में 298 अफराद लुकमा अजल बने, जिनमें से 73 सिक्योरिटी एहलकार, 62 शहरी शामिल है, जबकि 158 ख्वारिज को मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान जहन्नुम वासिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक जनवरी से अगस्त तक 8 माह में सूबे में शिद्दत पसंदी के 766 वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें 166 सिक्योरिटी एहलकार, 52 पुलिस एहलकार शहीद और 159 आम शहरी जाँ बहक हुए, जबकि इस अरसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 293 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा हमले हुए उनमें बन्नू, शुमाली वजीस्तान, खैबर और बाजोड़ के अजला सर फहरिस्त है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में कलअदम टीटीपी के हमलों में 2500 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। 2024 में होने वाले हमलों की तादाद 2023 के मुकाबले में 66% ज़्यादा थी। 2024 के अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फितरतुल खवारिज अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, जिसे सरहद पार पाकिस्तान में हमला करने के लिए अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की हिमायत हासिल है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के जंगजुओं की तादाद 6 से 6,500 के दरमियान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अफगान हुकूमत की सपोर्ट से कलअदम टीटीपी पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत हुई है। 2020 के बाद भारतीय सरपरस्ती में तालिबान के आम धड़ों समेत 80 के करीब छोटे बड़े शिद्दत पसंद ग्रुप टीटीपी की छतरी तले जमा किया गया, जिसके बायस भारतीय स्पॉन्सर्ड फितरतुल खवारिज के पाकिस्तान में हमलों में इजाफा हुआ। BBC रिपोर्ट करता है अफगानिस्तान में फितरतुल खवारिज टीटीपी के मुनज़्ज़म नेटवर्क के हवाले से अहम इंकशाफात। इनके मुताबिक दिफाई तजियाकार अब्दुस सैयद का कहना है कि टीटीपी ने अफगान तालिबान की तर्ज पर एक मरकजी निज़ाम के तहत रियासत के खिलाफ जंग को मुनज़्ज़म किया। खैबर पख्तूनख्वा में तहसील की सतह तक नेटवर्क कायम किया गया। शैडो स्ट्रक्चर में फितरतुल खवारिज के 1200 से ज़ायद कारिंदे शामिल हैं। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के बाद अजला में भी इसी किस्म का शैडो नेटवर्क बनाया गया है, जिसके लिए इसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते के रोज़ बन्नू में शौदा के जनाजे में शिरकत के बाद अफगानिस्तान में तालिबान हुक्काम को दो टोक पैगाम दिया था कि इसे पाकिस्तान या फितरतुल खवारिज टीटीपी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, जिसके बाद इस्लामाबाद में अफगान अबूरी सफ़ीर को तलब करके कलअदम टीटीपी और रॉ की अफगानिस्तान में मौजूदगी के खिलाफ सख्त पैगाम दिया गया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह आलमी सतह पर तस्लीम शुदा दहशतगर्द तंजीम टीटीपी से दूरी इख्तियार करे। अफगान सफीर से यह भी कहा गया कि आलमी बरादरी से अपने वादों को पूरा करे। यह मुतालबा भी किया गया। अफगान हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजमूम सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना हो, और अब वक्त आ गया है कि हम किसी मसलत का शिकार हुए बगैर भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, ये बताइए कि मुल्क में एक बार फिर से दहशतगर्दी की लहर में अच्छा खासा इजाफा है। सिर्फ अगस्त का अगर हम कंपैरिजन करें 2025 का, तो पिछले 11 साल का बदतरीन महीना है। आपको क्या लगता है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कहाँ चूक हो गई हमसे? जी देखिए, ये जो अभी इजाफा हुआ है, इट इज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा उसका जो कैनवस है थोड़ा सा बड़ा भी है, और अगर आप मैपिंग करें इसकी पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, तो ये बुनियादुल मरसूस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का रिस्पांस इन दी कन्वेंशनल डोमेन गया, उसके बाद ही ये इंक्रीज हुआ है जी। और ये एक्सपेक्टेशन थी कि भारत अभी एज अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर फुल फ्लैज जो है वो आएगा इस नॉन का इसमें प्रॉक्सीज को अपने यूज करेगा, एंड देर लकी के अफगानिस्तान की उनको सरजमीन भी मिल गई है। और एक और चीज जो हुई है जी, अक्सर हम बात तो बहुत से अवामिल की वजह से करते हैं कि भाई अफगानिस्तान इज सपोर्टिंग देम लाइक दिस। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के लिए जी अमेरिका से 40 to 47 मिलियन डॉलर्स पर वीक उनको दे दिया जा रही थी उनकी असिस्टेंस, तो उनका काम चल रहा था। ये जो टेररिज्म अफगानिस्तान का और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया है, वो अब वो कहते हैं ना डॉलर की आदत पड़ गई। सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूँ ताकि आम लोग भी समझ सकेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले रशियन इन्वेजन थी तो डॉलर्स आ रहे थे, फिर अमेरिका के सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स डॉलर से भरे हुए बैग्स लेके आ गए, उन्होंने मैनेज किया वॉर को 20 साल, कामयाब भी नहीं हुए। तो अब इनको वो पैसे भी जब खत्म हुए तो ये प्रॉक्सी स्पॉन्सर के लिए बहुत, वो कहते हैं ना सस्ते रेट पे इनको ये जगह मिल गई और लोग मिल गए जी, तो उसकी वजह से भी इंक्रीज हुआ। फिर देखिए एक पोलिटिकल पोलराइजेशन है, थोड़े से हमारे इंटरनल अवामिल भी हैं जिसकी वजह से ये पूरा फायदा उठाते हैं जी। और खासतौर पर स्पॉन्सर स्टेट जो है प्रॉक्सी, वो पूरे एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज सिस्टम के साथ अफगानिस्तान की अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बैड लक वी कैन से कि इतना बुरी हमारी किस्मत है कि जिन लोगों के लिए हमने अपना सोशल स्ट्रक्चर, हमारा पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रक्चर हमने अपने मुल्क का खराब कर लिया। अफगानिस्तान, ये मुजाहिदीन, ये तालिबान, वो पॉलिसी सही थी गलत थी, आप वो एक वक्त गुजर गया।
उनकी वजह से बजाय हमें कोई फायदा होता या कोई स्टेबिलिटी आती, हम उनको यूज तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो किसी और के हाथों यूज होंगे। या पाकिस्तान का लाएमल क्या होना चाहिए, इस हवाले से बड़ा वैलिड पॉइंट रेज कर रहे थे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमने दावत दी अहमद हसन अरबी, इन तमाम मामलात को बहुत अच्छे से देखते हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद ये बताइएगा, अफगान हुकूमत, जी हाँ ये वाली अफगान हुकूमत जिसको लाने में हमारा बहुत बड़ा किरदार था, ये फितनतुल खवारिज को लगाम डालने में नाकाम है? क्योंकि KPK हुकूमत का ये कहना है कि डायलॉग किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद अफगानिस्तान जाने की ख्वाहिशमंद है, चीन मदाखलत कर रहा है, इसके बावजूद अफगान हुकूमत फितनतुल खवारिज को लगाम नहीं डाल सकी सर, तो अली अमीन गंडापुर वहाँ जाकर क्या कर लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, आई टोटली अग्री। आप बात यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर पाकिस्तान की जो हमारा रियासती नैरेटिव है, जो बाकी 3 सूबों का नैरेटिव है फितना अल खवारिज के साथ, अगर उसी के साथ अलाइन हो जाए तो इनको अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात यही है कि आप जब देखें, आप जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कोशिश ये करे कि एक दहशतगर्द तंजीम को एज अ लिवरेज इस्तेमाल करे हुकूमत और रियासत के खिलाफ, तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। बात यही है कि फितना अल खवारिज को तारीखी तौर पे जिस सियासी जमात ने इस दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, तारीख ने यह बात साबित की है कि चंद महीनों चंद सालों के बाद फितना अल खवारिज ने उसी सियासी जमात को टारगेट किया। सो लिहाजा ये आप रशिया की अगर बात करें, चंद महीने कबल रशिया के आईएसआईएस दाइश के चंद दहशतगर्द पकड़े गए, जिनका प्लान था कि हम पहली कार्रवाई करेंगे और उसके बाद रशिया के अंदर दहशतगर्दी करवाएंगे। वो 4 दहशतगर्द पकड़े गए, उसका जो दुर्गत बना के जो हाल किया रशियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, फिर रशियन टेलीविजन के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट किया कि ये हाल करते हैं हम दहशतगर्दों का। उसके बाद से अब तक 1 साल होने को आया, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई रशिया के अंदर नहीं हुई। आप टर्की का देखें कि वो जो जिनको वो कुर्द कहते कुर्दिश टेररिस्ट हैं, उनके साथ वो किस तरीके से डील करते हैं। आप चाइना को देखें, वो दहशतगर्दों के साथ किस तरीके से डील कर रहा है। आजकल के मॉडर्न जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में यू हैव टू टेरराइज द टेररिस्ट। इसी को आप इस वॉरफेयर में, जिसको दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, उसमें आप इसी चीज को डिटरेंस कहते हैं। आपने उन पे खौफ तारी करना है। उसके लिए पूरी पॉलिटिकल पार्टीज का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशरी का और अस्करी क़यादत का एक पेज पे उसको दहशतगर्दी के खिलाफ होना जरूरी है। अगर के खिलाफ जंग जीतनी है तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक पेज पर आना बहुत जरूरी है, तभी ये जंग हम कामयाबी से जीत सकेंगे। अहमद हसन अरबी, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।